आज की कहानी की शुरुआत करूं उससे पहले आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। इस वीडियो को देखकर शायद आप सोच में पड़ जाएं कि आखिर इस शख्स को, इस महिला को हुआ क्या है। तो सबसे पहले वीडियो देखिए। हमें पानी प्यास अंजाता बताऊंगा वो प्यास हमें पानी लेवे गो पानी मत छोड़ी गरम लग रही है छोड़ रे पानी पिया जल्दी पानी ले आ बंद कर ले ओ भैया पानी तो जैसा कि आपने देखा, एक महिला गाड़ी में बैठी हैं और महिला के साथ कई और लोग बैठे हुए हैं। महिला किसी पर्टिकुलर लोकेशन पर, किसी खास जगह पर अपने घर वालों को ले जाने के लिए कहती है और जब घर वाले उससे सवाल जवाब करते हैं तो वो सीधा जवाब नहीं देकर चीखने चिल्लाने लगती है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर पानी मांगती है। महिला को देखकर ऐसा लगता है शायद उस पर कोई ऊपरी साया का असर हो। ये वीडियो वाकई बहुत शॉकिंग है। एक बार फिर से जल्दी से इस पर निगाह डालिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। बागे संग पहले किलो घूमो थे पूरा थोता बता कर ना ना घूमो कब आऊं कौन से किले पे आयो ता देना नहीं ले गयो तो फोटो कैसे आएगा मोबाइल में फिर ले गयो कौन से किले पे वो तो दौलतपुरा में मैंने कब ना देखो तू ये ना पहले गो गयो हां तो का गाने गाने जो कहीं तो चाहते दिखाऊंगा तो कल हमें पानी प्यास अंजाता बताऊंगा वो प्यास हमें पानी लेवे गो पानी मत छोड़ी गरम लग रही है छोड़ रे पानी पिया जल्दी पानी ले आ बंद कर ले ओ भैया पानी ले पैर असल में इस महिला का नाम है रजनी और ये महिला राजस्थान के धौलपुर की रहने वाली है। धौलपुर में सैपऊ के नाम से एक पुलिस स्टेशन है और इसी सैपऊ पुलिस स्टेशन में एक गांव पड़ता है दोनारी। रजनी का ताल्लुक इसी दोनारी गांव से है। दोनारी गांव के ही रहने वाले हैं रविकांत, जो एक टाइल्स मिस्त्री का काम करते हैं और वो खुद धौलपुर में नहीं रहता है बल्कि वो बेंगलुरु में रहकर टाइल्स लगाने का काम किया करता है। बीच बीच में वो अपने गांव लौटता है और गांव में उसका भरा पूरा परिवार है, 2 बच्चे हैं, बीवी है और भी नाते रिश्तेदार हैं। लेकिन होता ये है कि 26 दिसंबर 2025 यानी पिछले साल के आखिरी दिनों में वो बेंगलुरु से धौलपुर लौटता है। घर वाले, ऑब्वियस है, बहुत दिनों के बाद जब बेटा आता है, पति घर आता है तो घर वाले बहुत पलक पावड़े बिछाकर उसका स्वागत करते हैं और सारे लोग हालचाल पूछते हैं और उसकी पूरी खातिरदारी होती है। और अगले दिन 27 दिसंबर को यानी एक दिन बाद रविकांत बाजार जाने की बात कहकर अपने घर से निकलता है। परिवार में सब कुछ ठीक है, किसी बात की कोई कमी, कोई दिक्कत नहीं है, सिवाय इस बात के कि रविकांत दूर रहता है और पत्नी जो है यहाँ दोनारी गाँव में रहती है, यानी बेंगलुरु से काफ़ी दूर है। पति और पत्नी के बीच में काफ़ी फासला है देखा जाए तो। इसके अलावा और कोई बहुत बड़ी कमी नहीं है, सब कुछ ठीक है। दोनों प्लान भी करते हैं कि आने वाले दिनों में या तो रविकांत यहाँ सेटल हो जाएगा धौलपुर आकर या फिर वो अपने बीवी बच्चों को लेकर जाएगा। इस एंगल पर भी पति पत्नी के बीच में बातचीत होती है। और 26 दिसंबर को जब रविकांत घर लौटता है, उसके ठीक एक दिन बाद 27 दिसंबर को वो बाजार जाने की बात कहकर अपने घर से निकलता है। लेकिन दिक्कत ये होती है कि रविकांत न तो बाजार से वापस लौटता है और न ही अपने मोबाइल से फ़ोन करके घर वालों को कोई जानकारी देता है, अपने बारे में कुछ सूचना देता है कि मैं यहाँ पर रुक गया हूँ या यहाँ चला गया हूँ। घर वाले तकरीबन दिन भर इंतज़ार करते रहते हैं और हार कर जब वो रविकांत को फ़ोन करने लगते हैं तो ये रियलाइज़ करते हैं, उन्हें ये पता चलता है कि रविकांत का फ़ोन जो है वो स्विच ऑफ हो चुका है। अब घर वालों को ये लगता है कि शायद उसके फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई होगी जिसकी वजह से रविकांत कांटेक्ट नहीं कर पा रहा है। वो और इंतज़ार करने का फ़ैसला करते हैं, लेकिन घंटे पर घंटे गुजरते जाते हैं, रविकांत का कोई पता नहीं चलता। अब घर वाले और ख़ासकर जो रविकांत की पत्नी है रजनी, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो अपने परिवार में जो नाते रिश्तेदार हैं उनसे रविकांत के बारे में बात करती है, उसकी गुमशुदगी की चर्चा करती है। परिवार के सारे लोग चिंता करने लगते हैं, वो ये सोचने लगते हैं कि उन्हें जो है पुलिस के पास जाकर रिपोर्ट लिखवानी चाहिए। और इन्हीं सोच के बीच, कश्मकश के बीच 27 दिसंबर की पूरी रात निकल जाती है। लेकिन इसके बाद जब सुबह होती है और लोग रविकांत को ढूंढने की फिर से तैयारी करते हैं और ये प्लानिंग करते हैं कि वो पुलिस के पास जाएंगे, एक अजीबोगरीब घटना इस परिवार में होती है। वो अजीबोगरीब घटना है, रजनी के ऊपर आया वो ऊपरी साया। ये क्या है? रजनी अचानक ज़ोर ज़ोर से चीखने चिल्लाने लगती है और वो ये कहती है कि उसे रात को सपना आया था और सपने में उसने ये देखा कि उसके पति रविकांत पर किसी ने हमला किया है और वो लहूलुहान होकर कहीं गिरा पड़ा है। ये बात सुनते ही घर वालों के होश उड़ गए। उन्हें समझ में नहीं आया कि वो इस जो बहू है घर की, उसके इस सपने को लेकर क्या करें। मतलब
बहू को इसका दोषी ठहराएं या वाकई कोई भूत प्रेत या किसी आत्मा का साया उस पर आ गया है। गांव के लोग, घर के लोग रजनी के इन बातों से काफ़ी परेशान हो गए। अब उन्होंने रजनी से पूछना शुरू किया कि अच्छा ये बताओ कि क्या देखा तुमने सपने में, मतलब रविकांत इस वक्त कहाँ पर है, कहाँ वो मिल सकता है, कुछ बताओ। अब जैसे ही उससे सवाल जवाब होने लगा, उसका बात व्यवहार काफ़ी चेंज हो गया। जिस तरह से लोग नॉर्मल तरीके से बात करते हैं उसके बिल्कुल उलट रजनी जो है वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, वो चीखने लगी, वो अपनी आंखें बड़ी करके बातें करने लगी, उसका पिच हाई हो गया और वो ज़ोर से चिल्लाकर ये बोलने लगी कि रविकांत पर हमला हुआ है, उसे किसी ने मार दिया है और वो शेरगढ़ के किले में है, हमें उसके पास जाना होगा। घर वालों ने जब ये बात सुनी तो उनके होश फाख्ता हो गए। उन्हें समझ में नहीं आया कि ये क्या बात हो गई, क्योंकि रजनी जो है वो लगातार घर में थी, बीते दिन भी घर में थी, जब रविकांत घर से निकला था उससे पहले भी घर में थी। रजनी खुद कभी बाहर नहीं निकली। इस बीच अगर रविकांत के साथ कोई अनहोनी हुई भी तो रजनी को इसकी जानकारी कैसे मिली? घर वाले इस बात को लेकर भी हैरान थे। फिर वो ये सोचने पर मजबूर हो गए कि शायद वाकई कोई आत्मा का साया, या हो सकता है कि रविकांत की आत्मा का साया ही रजनी के ऊपर आ गया हो और रजनी के हवाले से, रजनी के जरिए से रविकांत की आत्मा दुनिया को ये बताना चाहती हो कि उसके साथ ज्यादती हुई है, उसका कत्ल हो गया है। घर वाले ये सब कुछ सोच रहे थे। अब घर वालों ने उससे स्पेसिफिक पूछना, सवाल जवाब करना शुरू किया कि कितने बजे रविकांत के साथ ये सब हुआ, रविकांत शेरगढ़ के किले में किस जगह पर है, तुमने और क्या क्या देखा, उस पर हमला किसने किया। तो जितने सवाल घर वाले पूछते थे, जिन सवालों का जवाब संभव हो पाता था वो देती थी रजनी, और जिन सवालों का जवाब वो नहीं दे पाती थी वहाँ पर वो चीखने चिल्लाने लगती थी और अपने लिए, खुद के लिए पानी मांगने लगती थी। ये सब कुछ बहुत ही डरावना होता जा रहा था और घर वाले जो है उनको दोहरा सदमा लगा था। पहला सदमा तो इसी बात का कि उनको अभी ये चिंता खाई जा रही थी कि कहीं सचमुच रविकांत की हत्या तो नहीं हो गई, किसी ने रविकांत को मार तो नहीं दिया। और दूसरी चिंता या सदमा ये था कि रविकांत की पत्नी रजनी पर यह पता नहीं किस भूत का साया आ गया। घर वाले बहुत परेशान थे और इसी बीच उन्होंने तय किया कि ठीक है, जब रजनी बता रही है तो क्यों ना शेरगढ़ के किले तक चले और वहां जाकर एक बार अपने बेटे को, रविकांत को ढूंढने की कोशिश करें। अब परिवार के लोग, नाते रिश्तेदार, उन्होंने एक गाड़ी बुक करवाई और गांव दोनारी से वो निकले शेरगढ़ के किले तक जाने के लिए। दोनारी से शेरगढ़ का जो किला है उसकी दूरी तकरीबन 30 किलोमीटर है, यानी काफ़ी डिस्टेंस है। कोई ऐसा नहीं कि 2-4-10 किलोमीटर के फासले वाली बात हो, 30 किलोमीटर मतलब काफ़ी दूर। तो परिवार के लोगों ने जब जाने का फैसला किया तो उन्होंने रजनी को भी कहा कि तुम भी चलो, क्योंकि तुमको सपने आ रहे हैं और तुम चूंकि देख पा रही हो चीज़ों को, तो वहाँ जाकर तुम पिन पॉइंट तरीके से बताने की कोशिश करना। रजनी जाने के लिए तैयार हो गई। वो कभी रोती, कभी चिल्लाती, कभी अजीबोगरीब हरकतें करती। उससे सवाल जवाब होता रहा, वो कुछ जवाब देती रही और कुछ समय वो चुप हो जाती और दूसरी बहकी बहकी बातें करने लगती। इन सब कश्मकश और असमंजस के माहौल में परिवार वाले गाड़ी में सवार होकर रजनी को लेकर शेरगढ़ के किले की तरफ पहुंचे और वहाँ अपने तौर पर किले के आसपास उन्होंने तलाशी की शुरुआत की। और जिस बात का डर था वहाँ वही हुआ। उन्होंने सबसे पहले कुछ खून के छींटे देखे, खून के धब्बे देखे। ये सब कुछ देखकर घर वाले और चिंता में पड़ गए और डर गए। उनको लगने लगा ये खून के छींटे कहीं वाकई रविकांत के तो नहीं हैं। लोगों के मन में डर होता है, लेकिन लोग इस तरह की बातों को आसानी से स्वीकार नहीं कर पाते। कोई भी आदमी या कोई भी नाते रिश्तेदार कैसे ये मान ले कि उसका कोई करीबी मर चुका है। तो खैर उनको चिंता होने लगी, लेकिन खून के धब्बों की जो ट्रेलिंग थी, जो निशान थे, उसको पीछा करते हुए जब घर वाले जंगल के अंदर गए तो उन्होंने जाकर जो मंजर देखा वो बहुत भयानक था। अंदर उन्होंने जाकर देखा जंगल के कि रविकांत का शव जो है वो जंगल के अंदर पड़ा हुआ है और उसका सिर, चेहरा और शरीर का जो ऊपरी भाग है उसे भारी पत्थरों से कुचल दिया गया है और पूरा फेस जो है वो बिल्कुल म्यूटिलेटेड है, डिफेस्ड कर दिया गया है, जिससे रविकांत को देखकर उसकी पहचान कर पाना भी मुमकिन नहीं था। अब लेकिन रविकांत के जो कपड़े थे, उसका जो डील डॉल था, जो हुलिया था, ये सब देखकर लोगों ने पहचान लिया। घर वाले तो खैर चेहरा बिगड़ जाने पर भी पहचान लेते हैं। फिर पत्नी भी साथ में गई थी, उसने भी ये सब कुछ देखा और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लग गई और घर वाले बहुत सोच में पड़ गए कि आखिर ये सब कुछ हुआ कैसे। और अगर रविकांत का किसी ने यहाँ पर कत्ल किया तो रविकांत की बीवी रजनी को इसके बारे में खबर कैसे मिली, जानकारी कैसे मिली, और वो भी घर में बैठे बैठे। तो घर वाले बहुत परेशान थे। और इसी बीच घर वालों ने एक और बहुत हैरान करने वाली चीज़ मौका वारदात पर देखी। वो चीज़ थी रविकांत की पत्नी रजनी का एक दुपट्टा। उस दुपट्टे से पहले गला कसा गया था रविकांत का और उसके बाद उसके सिर पर पत्थर या बोल्डर
फेंक कर मार कर उसके सिर को कुचलने की कोशिश हुई थी, जिसे देखकर लगता था कि शायद कातिलों ने गला घोंटने की कोशिश की या गला घोंट दिया, उसके बाद पहचान छुपाने के लिए सिर पर पत्थरों से हमला किया। लेकिन सवाल यहाँ सबसे बड़ा ये था कि रजनी का दुपट्टा उसके पति रविकांत के पास शेरगढ़ के किले में कैसे पहुंचा। जाहिर है जब बाजार जाने के लिए एक दिन पहले रविकांत घर से निकला था 27 तारीख को, तो अपनी पत्नी का दुपट्टा अपने साथ तो नहीं ले गया होगा। कोई मफलर होता, कोई और हेडगियर जैसी कोई और चीज़ होती, आदमी लेके चला जाता, बात समझ में आता है। लेकिन बीवी का दुपट्टा कोई लेकर घूम रहा हो, ऐसा तो नहीं होता। तो इसीलिए घर वाले सोच में पड़ गए कि आखिर रजनी का दुपट्टा वहाँ पर कैसे पहुँचा। और घर वालों को ये भी फिक्र, ये भी चिंता होने लगी कि ये सब कुछ रजनी को कैसे पता था। लेकिन वो ये सच जानना भी चाहते थे और साथ ही ये भी जानना चाहते थे कि उनके बेटे रविकांत का कत्ल किसने किया है। इसके बाद परिवार के लोगों ने, रजनी ने, सबने मिलकर लोकल पुलिस को इसके बारे में जानकारी दी। धौलपुर पुलिस को इसके बारे में खबर दी गई और धौलपुर पुलिस मौके पर पहुंची। लाश काफ़ी गहरे खाई में थी। रस्सी के सहारे पुलिस की टीम नीचे उतरी और नीचे उतरकर उन्होंने डेड बॉडी को रिकवर किया, बरामद किया और उसे पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। डेड बॉडी को रिकवर किया, बरामद किया और उसे पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। दिनांक 29 दिसंबर 2025 को लगभग 3 बजे पीसीआर पर सूचना प्राप्त हुई कि शेरगढ़ किले के पीछे जो बेहड़ है उनमें किसी खाई में एक व्यक्ति की डेड बॉडी जो है पड़ी हुई है। मौके पर कोतवाली थाना पुलिस जो है पहुंची और डेड बॉडी को रिकवर करवाया और डेड बॉडी का जो सर था वो घायल अवस्था में था, चोटिल अवस्था में, जिसमें चोट पड़ी हुई थी। और उसके बाद उसकी शिनाख्त भी करवाई गई तो ज्ञात हुआ कि रविकांत पुत्र सोबरन जो कि दोनारी का निवासी है, तो उसकी डेड बॉडी थी। एफएसएल और एमआईयू से जो है साक्ष्यों का संकलन करवाया गया। तत्पश्चात इस प्रकरण में जो है एफआईआर दर्ज करके और अनुसंधान प्रारंभ किया गया था। अनुसंधान के दौरान कुछ साक्ष्य इस प्रकार के प्राप्त हुए जिसमें कुछ तकनीकी साक्ष्य थे, कुछ मानवीय इनपुट ऐसे थे जिनसे कुछ संदिग्ध व्यक्तियों का जो संपर्क उस व्यक्ति से होना ज्ञात हुआ, जिनसे पूछताछ की गई और कुछ अन्य जो साक्ष्य जो सामने आए उनके आधार पर जो है मामले का खुलासा हुआ कि रविकांत सन ऑफ सोबरन जो कि बाहर मजदूरी का कार्य किया करता था और काफ़ी लंबे समय के बाद जो है वो जो घर पर अपना उसका आना जाना होता था। कुछ ही दिन पहले वो अपने जो गांव वापस लौटा था। रविकांत की जो पत्नी थी उसके द्वारा अपने प्रेमी के साथ मिलकर के इस घटना को जो है अंजाम दिया गया था। घटना में रविकांत की पत्नी और उसका जो प्रेमी है उसकी संलिप्तता जो ज्ञात हुई, उस पर उसके प्रेमी शाहरुख को जो है डिटेन किया गया। उसको पूछताछ जब घटना की बारे में जब जानकारी ली गई तो उसने घटना को कारित करना स्वीकार किया। अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आता, इस बीच पुलिस की छानबीन और पुलिस की जांच चलती रही। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि आखिर रविकांत का कत्ल किसने किया और क्यों किया। इसके पीछे का मोटिव पुलिस जानना चाहती थी। और सबसे बड़ी बात यह थी कि रविकांत की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। दुश्मनी होती भी कैसे, वो धौलपुर में तो रहता ही नहीं था। सैकड़ों किलोमीटर दूर कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में रहता था। धौलपुर तो बीच बीच में कभी आता था, तो दुश्मनी की कोई बात थी नहीं। पुलिस वाले भी असमंजस में थे, सोच में पड़ गए थे। लेकिन पुलिस वालों को जब दो बातें पता चली, जिसमें एक रजनी के ऊपर किसी आत्मा का साया आने की बात या आत्मा का असर होने की बात, और दूसरा मौका वारदात पर रजनी का दुपट्टा पड़ा होने की बात। ये दो बातें जब पुलिस वालों को पता चली तो पुलिस वालों को लगने लगा कि हो ना हो इस मर्डर केस से कोई ना कोई लेना देना रविकांत की पत्नी रजनी का ज़रूर है। घर वाले, गांव वाले एक बार की ये मान भी सकते हैं कि हाँ कोई ऊपरी साया होगा, कोई आत्मा का प्रभाव होगा, लेकिन साइंस पर यकीन करने वाले लोग और ख़ासकर पुलिस, जिसको इस बात की इजाज़त नहीं है कि वो अंधश्रद्धा को बढ़ावा दे, अंधविश्वास को बढ़ावा दे, वो ये बात कैसे मान सकती थी कि कोई आत्मा या साया रजनी से उसके पति के मौत की जगह के बारे में शिकायत कर रही है या बता रही है। तो ऐसे में पुलिस को लगने लगा कि रजनी को उसके पति रविकांत की मौत का राज ज़रूर पहले से पता होगा और शायद रजनी ने ही वो दुपट्टा भी अपने किसी जानकार कातिल के हवाले किया हो, जिस दुपट्टे से कातिल ने पहले रविकांत का गला घोंटा होगा। पुलिस को ये शक गहरा गया और पुलिस ने रजनी से पूछताछ करने का फैसला किया। पुलिस ने रजनी को हिरासत में लेने से पहले उसके मोबाइल फ़ोन की जानकारी ली, उसका कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकलवाया और पुलिस ये देखकर सकते में आ गई कि रजनी की रोज़ाना अपने पति रविकांत से नहीं बल्कि एक और लड़के से 5 से 6 घंटे हर रोज़ मोबाइल फ़ोन पर बात होती थी। आप सोचिए,
24 घंटे में अगर कोई महिला, अगर कोई गृहिणी किसी से 5 से 6 घंटे बातचीत कर रही है तो उस आदमी के साथ उस महिला का कैसा रिलेशन होगा। जाहिर है रजनी अपने पति रविकांत की गैरहाजिरी में किसी और लड़के के साथ इन्वॉल्व थी। ये लड़का उसी सैपौ थाना इलाके में एक कॉलोनी पड़ता है जिसका नाम है गर्ग कॉलोनी, उस मोहल्ले का रहने वाला था और इस लड़के का नाम था शाहरुख। शाहरुख पेशे से एक ऑटो ड्राइवर है, ऑटो चलाता है और शाहरुख के साथ कभी रविकांत की गैरहाजिरी में रजनी की मुलाकात हुई थी। इसके बाद दोनों में दोस्ती हो गई, बातचीत हो गई और दोनों एक दूसरे से लगातार मिलने जुलने लगे। इस बीच रविकांत को भी इसके बारे में खबर मिली, जानकारी मिली और रविकांत अपनी पत्नी को रोकने टोकने लगा। उसने शाहरुख को भी मना किया था कि वो उसके घर ना आया करे। बेशक वो बेंगलुरु में था, लेकिन बीच में कभी वो आया होगा। उस समय उसने अपनी पत्नी के वेयरअबाउट्स और पत्नी के मोबाइल फ़ोन में बार बार उसके एंगेज आने की जो चीज़ रविकांत ने नोटिस की, उसके बाद उसने अपनी पत्नी को और पत्नी के प्रेमी को चेतावनी दी थी, आगाह किया था। ये बात जो है रजनी और शाहरुख ये दोनों को नागवार गुजर रही थी और रजनी ने शाहरुख के साथ मिलकर इस पूरे मर्डर केस को प्लान किया था। पुलिस ने जब सीडीआर निकलवाया और दोनों के मोबाइल फ़ोन की हिस्ट्री देखी कि दोनों के बीच इतनी बातचीत हो रही है, तो पुलिस ने शाहरुख को उठा लिया और फिर शाहरुख से सख्ती से पुलिस ने पूछताछ की और शाहरुख ने फिर सारी पोल पट्टी खोल दी। उसने ये बताया कि उसने रविकांत को शराब पिलाने का झांसा दिया था, उसे दावत के बहाने और घूमने चलने के बहाने अपने साथ वो शेरगढ़ के किले में लेकर गया और रविकांत से उसकी दोस्ती खुद रविकांत की पत्नी रजनी ने ही करवाई थी। और रजनी ने अब ये कह दिया था रविकांत को कि अब शाहरुख आता जाता नहीं है, वो अलग ही रहता है, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। इस बीच शाहरुख जैसे ही रविकांत वहाँ आया, शाहरुख ने उसे शराब पीने का न्योता दिया और उसी शराब पीने के लालच में या शराब की दावत के चक्कर में पड़कर रविकांत अपने पत्नी के प्रेमी शाहरुख के साथ घूमने जाने के लिए तैयार हो गया। दोनों पहुंचे शेरगढ़ के किले में, सुनसान जगह में, जंगलों पर, और वहां शाहरुख ने जानबूझकर रविकांत को ज़्यादा से ज़्यादा शराब पिलाई जिससे वो अपना आपा खो बैठे, बेकाबू हो जाए। इसका फ़ायदा शाहरुख ने उठाया। उसके पास रजनी का दिया हुआ दुपट्टा था। पहले उसने रविकांत का गला घोंटा और फिर गला घोंटने के बाद जब उसको लगा कि रविकांत की लाश अगर मिल गई तो लोग पहचान लेंगे, तो उसने फिर बड़े पत्थर से रविकांत का सिर बुरी तरह से कुचल दिया। उसे पूरा यकीन था कि ये राज कभी नहीं खुलेगा, लेकिन ये राज आखिरकार खुल गया। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर रविकांत का कत्ल रजनी ने खुद अपने प्रेमी शाहरुख के साथ मिलकर करवाया, तो आखिर रजनी को भूत प्रेत वाला ये ड्रामा करने की क्या ज़रूरत थी? तो इसका जवाब ये है कि रजनी असल में ओवर स्मार्ट बिहेव करना चाहती थी। वो चाहती थी कि रविकांत की मौत का सच भी सामने आ जाए और किसी को ये पता भी न चले कि ये कत्ल किसने किया है और कोई ये जान ना पाए कि इस कत्ल के पीछे खुद वो या फिर उसका प्रेमी शामिल है। इसलिए वो आधी अधूरी कहानी बता रही थी जितना उसे उसके प्रेमी शाहरुख से पता चली थी, और वो ये सब कुछ किसी भूत प्रेत और आत्मा के हवाले से बताने का नाटक कर रही थी। अगर मेरी माने तो शायद रजनी को एक सेंस ऑफ गिल्ट भी होगा, क्योंकि रविकांत जाहिर है एक बेगुनाह आदमी था। वो प्यार तो बेशक शाहरुख से करती थी, लेकिन रविकांत के साथ उसकी कोई बहुत तीखी लड़ाई या दुश्मनी जैसी बात नहीं थी। ऐसे में हो सकता है कि अपने पति का कत्ल करवाने के बाद हो सकता है कि उसका मन जो है गिल्ट से भर गया हो और वो इस गिल्ट से बाहर निकलने के लिए इस तरह का इम्पल्सिव बिहेव कर रही हो। इसको भूत प्रेत या आत्मा का साया भी कह सकते हैं, या फिर ये भी कह सकते हैं कि वो ओवर स्मार्ट बिहेव करके पुलिस को जो है चकमा देना चाहती थी। इस हरकत के पीछे कौन सी मानसिकता थी, ये तो जांच का विषय है। अगर उसकी साइकोलॉजिस्ट से या साइकेट्रिस्ट से काउंसलिंग होगी तो शायद वो पूरा सच बताए कि आखिर उसने किन हालात में भूत प्रेत का साया होने और किसी सपने में रविकांत के कत्ल और रविकांत की लाश देखने की बात कही। ये उसने क्यों और किन हालात में कहा, ये तो एक मनोवैज्ञानिक जांच के बाद ही पता चल सकेगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि अगर हम कुछ देर के लिए ये मान ले, जैसा कि वो बता रही थी कि सपने में ही उसे पता चला कि उसके पति की मौत हो चुकी है और लाश शेरगढ़ के किले के पास पड़ी है, तो यही जो स्टेटमेंट है, यही जो ड्रामा है, इस ड्रामे की वजह से इस कत्ल का खुलासा हो गया। ऐसा नहीं है कि अगर रजनी ये सब नहीं बताती तो रविकांत की मौत के बारे में कभी पता नहीं चलता। आने वाले दिनों में कभी ना कभी रविकांत की लाश वहाँ से बरामद होती, पुलिस उसके मोबाइल फ़ोन की लोकेशन चेक करती, लास्ट टाइम उसका मोबाइल फ़ोन कहाँ पर एक्टिव था ये देखती। इसके बाद पुलिस जो है रविकांत की लाश अगर बरामद कर लेती तो फिर जाहिर है रविकांत की गुमशुदगी की रिपोर्ट तब तक घर वाले लिखा चुके होते। फिर पुलिस सीडीआर की जांच करती, जिस तरह से इस बार पुलिस ने रजनी के मोबाइल फ़ोन के सीडीआर की जांच की। तो सूनर और लेटर
किसी और तरीके से ही सही ये मामला खुलता ज़रूर, लेकिन इस बार रविकांत की बीवी रजनी की जो ज़रूरत से ज़्यादा चालाकी थी उसने इस मामले का खुलासा जल्दी कर दिया और पुलिस ने रजनी के साथ साथ उसके प्रेमी शाहरुख को भी अब गिरफ्तार कर लिया है। इस पूरे घटनाक्रम पर आपका नज़रिया क्या है, आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।